अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है? इसकी वजह से डिस्टर्बेंस तो नहीं होगी? ये जो आवाज आ रही है, नहीं ये इसकी नहीं आ रही। बेटा ये हमारा आपने जो क्वेश्चन किए है, काइंडली इसका आंसर का गौर से सुनेगा ये। बात बेटा जो आप कर रहे हैं ये असल में नहीं है, असल में ये बात है कि आप ये जरा ये सेंटेंस पढ़िएगा। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज, मतलब ये है कि ये जो डब्ल्यूवी है ये अनएडजस्टेड डब्ल्यूडीवी है। ये सब पता नहीं। तो ये अनएडजस्टेड डब्ल्यूडीवी ठीक है। तो अब सामने इधर नहीं आना यार इसमें। आवाज ठीक है? ये बेटा मेरी आवाज सही आ रही है? आप लोगों को जरा काइंडली बताइए, अपना जरा नेट चेक करें। ये बेटा हमाद जो आप बात कर रहे थे, ये ठीक है। सॉरी सॉरी, वो जरा बात ये है कि क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट में लिखा डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज। असल में बात ये है कि ये जो डब्ल्यूडीवी गिवन है ये यकीनन 31 दिसंबर के ट्रायल की है। आइडियल सिचुएशन ये है कि सारी डबल एंट्रीज कर दी गई हों, लेकिन ईयर एंड पे जब ये ट्रायल बनाया गया है तो ये सेंटेंस ये कह रहा है कि डेप्रिसिएशन की एंट्री आपके लिए छोड़ दी गई है, विच मीन्स कि ये डब्ल्यूडीवी जो है अनएडजस्टेड डब्ल्यूडीवी है। और जब आप अपनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे तो फिर वो एडजस्टेड डब्ल्यूडीवी बनेगी। ठीक है मिस्टर अहमद? जी काइंडली बताइएगा जरा अहमद अख्तर साहब, आपने जो सवाल किया। अहमद अख्तर साहब जी सर, ये कल क्वेश्चन नंबर 3 हो रहा था, ये आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया था? बताइएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 3 सबका कंप्लीट हो गया? कोई इशू तो नहीं इसमें रह गया? अगर किसी का कोई सवाल है तो बता दें। ये आसान साहब टेस्ट था नहीं, टेस्ट है, वो क्लास के बाद आपको शेयर करता हूँ। देन मेरी जरा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ एक मिनट आइएगा जरा। ये बेटा अब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। मैं आज से ऑनवर्ड इस तरह करूंगा कि मैं अब जरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की तरफ चलूंगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हमने किए हैं उनकी बेस पे ये आप डेली बेसिस पे एक एक करके जरा करते रहिएगा। बल्कि आज इस तरह कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले क्वेश्चन नंबर 4 फिर कल कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आज होमवर्क है। इसमें फिर एक छोटा सा इशू शायद आए, मैं फिर कल डिस्कस भी करूंगा। तो सबसे पहले काइंडली क्वेश्चन नंबर 5 को एज अ होमवर्क लिख लें। 4 फिर कल के लिए रखेंगे। पहले आपने क्वेश्चन नंबर 5 आप मैं करूंगा यहाँ से ऑनवर्ड्स ये कि डेली बेसिस पे एक आसान सा क्वेश्चन आपको दिया करूंगा और एक कंपैरेटिवली कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन फिर आप लोगों के साथ मिलजुल के क्लास में डिस्कस किया करूंगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है मेरी, मैं क्या चाह रहा हूँ? देन माय डियर फॉर द टाइमिंग आपने इस तरह करना है कि क्वेश्चन नंबर 6 से पहले आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 के बाद एक डिस्काउंट्स वाला पेज रिवाइज करना। वो बेटा मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स का देख लूंगा, आप उसको छोड़ देंगे। आप काइंडली जरा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद एक पेज है उस पर जरा आ जाए। एक डिस्काउंट्स के नाम से पेज है, यहां से लेके यहां तक ये वही पेज है जो आपने मेरे साथ इन्वेंट्रीज के जमानों में पढ़ा था
हमने इसे काफी डिटेल में डिस्कस किया था। एक नजर काइंडली जरा ये जो मैंने बॉक्स बनाया है इसको रिवाइज करें जरा। नुमान तारिक साहब बेटा काइंडली साथ साथ चला करें, और अगर आगे पीछे रह गए जाएं तो काइंडली उसकी टेंशन खत्म करें और आगे चलें। अब जो बात इस वक्त हो रही है उस पर फोकस करें। ये डेट डिस्काउंट्स वाला रिवाइज कीजिएगा जरा, फिर मैंने आपसे एक दो क्वेश्चंस पूछने हैं। फुल कंसंट्रेट, स्पीड अप, लेट्स स्टार्ट अ न्यू डिस्कशन। ये मेरी याद आ गई चीजें। चलें बेटा, मैंने एक क्वेश्चन पूछना है और काइंडली सबने उसका आंसर जरूर देना है। सोच के, अगर महसूस हो कुछ पढ़ना है सोचना है सोच लीजिएगा। मुझे ये बता दें, ट्रेड डिस्काउंट अगर रिसीव हुई है, ट्रेड डिस्काउंट अगर रिसीव हुई है तो ऑब्वियसली बेटा तभी रिसीव होगी अगर हम कुछ चीजें खरीदेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट अगर रिसीव है तो वो कहां नजर आएगी? थोड़ा सा लिख के बताया मुझे, कहां नजर आएगी शॉर्ट वर्ड्स में। और बेटा राशिद बस करें बस करें। सुभान अल्लाह, हसन हसान साहब ये क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ? ये बेटा मेरे वर्ड सुनिएगा, और अगर आप डिसएग्री करते होंगे। और बेटा मैंने ट्रेड डिस्काउंट रिसीव कही है। ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड आपको इनकम स्टेटमेंट में अलग कहीं नजर नहीं आएगी। आपने सिंपली उसको परचेजेस से लेस करना है। आसान, खुदा का नाम लें, खुदा का नाम लें, कहीं अलग नजर नहीं आएगी। उसे आपने परचेजेस से बस लेस करना होता है। ठीक है मेरे वर्ड्स, अब छोड़ दें अपनी बातें, सिर्फ यस नो में आंसर दें फाइनली। और सब ने अपनी अपनी मर्जी से बात की हुई है। बैलेंस शीट में नजर आएगी, क्रेडिटर में माइनस होगी। बेटा कि क्या इस तरह की बातें कर रही है, क्या पढ़ा आप लोगों ने? नंबर टू, नंबर टू, अगर ट्रेड डिस्काउंट, अगर ट्रेड डिस्काउंट आपने अलाउ की है तो वो कहां नजर आएगी? ये स्ट्रॉन्ग फाइबर चल गया यहाँ। स्ट्रॉन्ग फाइबर कौन है सब? लाइव क्लास? अच्छा, नहीं सही चल रहा है। ट्रेड डिस्काउंट अगर आपने बेटा अलाउ की है तो वो भी कहीं नजर नहीं आएगी। वो भी वो भी सेल में से लेस होके बस नजर आए, सेल से नेट हो जाएगी। ठीक है। बहुत पुअर रिस्पॉन्स है, बहुत ज्यादा पुअर रिस्पॉन्स है। कि एक साहब ने ये भी कहा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा लेकिन ज्यादती है, एक्सपेंसेस में आएगी। एक साहब ने ये भी कह दिया परचेज में ऐड होगी। ये अजीब डिस्काउंट है सर जो परचेज में ऐड हो रही है सर। तो प्लीज मेरी फाइनल बात सुने, सेल से रिलेटेड अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो सेल में से लेस हो जाएगी, और ट्रेड डिस्काउंट अगर परचेज से रिलेटेड है तो परचेज में से लेस हो जाएगी। डिस्काउंट अलाउड अगर है अर्ली पेमेंट, डिस्काउंट अलाउड अगर सेटलमेंट डिस्काउंट है तो सेलिंग एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नजर आएगी। और डिस्काउंट रिसीव्ड अगर अर्ली पेमेंट डिस्काउंट रिसीव्ड है तो अदर इनकम में नजर आएगी। बात अब क्लियर है सारी? फाइनली मुझे बता दें, कोई कंफ्यूजन अब है तो बता दें। ये जो एंट्रीज आप देख रहे हैं
डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट, ये सेटलमेंट डिस्काउंट्स के एंगल से एंट्री है। अगर आप अलाउ करेंगे तो आपका एक्सपेंस है और रिसीव करेंगे तो फिर आपकी इनकम है। ये अर्ली पेमेंट पे डिस्काउंट है, देयरफॉर ये तो रिकॉर्ड होती है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट निगोशिएशन पे फाइनल हो जाती है, देयरफॉर वो उसी वक्त सेल और परचेज रिस्पेक्टिवली में से लेस करके रिकॉर्ड होती है। जी डियर, अब इसकी बेस पे नीचे उसकी एग्जांपल है। मेरी सजेशन ये है कि आप लोगों को सही याद नहीं आया, एक नजर रिवाइज करना बनता है, अपने रजिस्टर में से भी रिवाइज कीजिएगा और इसको भी पढ़िएगा। ये चीजें हम अफोर्ड नहीं अब कर सकते, आहिस्ता आहिस्ता चीजों का लेवल बढ़ता जाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 मेरे साथ फिलहाल करें। मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क दिया है, 4 और 6 फिर डेली बेसिस पे एक एक करके दोबारा दूंगा। नंबर 7, आइए कुछ नई चीजें सुने मेरे साथ। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, बैलेंस शीट बनानी है। 30 जून 2014 ईयर एंड है। नीचे ईयर एंड जरा एक नजर देख लिया करें। फर्स्ट लाइन, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ द सलमान फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 14। 30 जून 14 का एक ट्रायल बैलेंस बेटा गिवन है, उसने थोड़ा सा ट्रायल बनाते हुए जरा फॉर्मेट बदल दी है, वैसे परेशान ना होइएगा। अकाउंटिंग हेड्स के साथ उसने एक डेबिट कॉलम बना दिया है, फिर अकाउंटिंग हेड्स का एक क्रेडिट कॉलम बना लिया है। ट्रायल बैलेंस अल्हम्दुलिल्लाह मैच है, लेकिन मैच का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि सारी फिगर्स ठीक हैं। मैच का सिर्फ ये मतलब होता है कि डेबिट और क्रेडिट ठीक हो गया है, लेकिन हो सकता है इसमें अनएडजस्टेड फिगर्स अवेलेबल हों। तो आए एक एक लफ्ज सुने मेरे से, कुछ नई चीजें हैं, उनका भी आपको अब आइडिया होना शुरू होना चाहिए। तो एक तो मेरा ड्राइंग्स है, कैपिटल में से माइनस करेंगे। ट्रेड डेटर्स हैं, एसेट्स में लिखेंगे, करंट एसेट्स में। गुडविल, गुडविल की बजाय डिटेल अकाउंटिंग तो अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपने बस दो चीजें याद रखी नहीं। नंबर एक, गुडविल बिजनेस का एक एसेट है, डेबिट बैलेंस है उसका, इनटेंजिबल एसेट है। नंबर एक आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि इनटेंजिबल एसेट है। और नंबर टू, ये इनटेंजिबल एसेट नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग में आता है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के जब आइटम्स लिख लेंगे आप, लैंड बिल्डिंग प्लांट और मशीनरी, तो उसके बाद फिर एक इनटेंजिबल एसेट्स की हेडिंग में उसी के सामने एक इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल की एक फिगर आ जाएगी। नथिंग एल्स। सिर्फ दो चीजें क्या पता होनी चाहिए आपको। नंबर वन कि एक इंटेंजिबल एसेट है, और नंबर टू ये एक नॉन करंट एसेट है। इसका क्या होता है, कैसे होता है, वो बड़े होकर जब आप FA2 वगैरह के लेवल पे पहुंचेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। तो फिलहाल इसके अलावा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहरहाल मुझे ये उम्मीद है कि गुडविल का थोड़ा सा आपको आइडिया ये है कि बिजनेस की अच्छी रिप्यूट को गुडविल कहते हैं, और इसकी वजह से फ्यूचर में आपके प्रॉफिट्स बढ़ने होते हैं, देयरफॉर ये एसेट है। ठीक है मेरे बस, ठीक है। देन सर जी उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इस तरह की चीजें फाइनल करें। ये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फाइनेंशियल चार्जेस में इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए हम लिख देंगे। कैश इन हैंड एसेट है, प्लांट मशीनरी WDV है, फर्नीचर एंड फिट फैक्ट्री बिल्डिंग भी WDV है। याद रखें WDV तो है, लेकिन अगर हमें डेप्रिसिएशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिली तो इसका मतलब ये अनएडजस्टेड WDVs हो जाएंगी। एक चीज और भी आपको पता होनी चाहिए, अगर ये WDV वर्ड ना भी लिखा हो और क्योंकि क्रेडिट कॉलम में कोई क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हेड नहीं है, देखें जरा क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट साइड पे कोई क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अगर हेड नहीं है, तो इवन देन अगर ये ना भी लिखा हो तो प्लीज ये WDVs ही होंगी। ठीक है, चाहे ना भी लिखा हो, आहिस्ता आहिस्ता बातें ही हमें क्लियर होती चली जानी चाहिए। कॉस्ट तभी होगी जब एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अलग से लेजर बनाओ। फिर बड़ा सेल रिटर्न्स है, फुल कंसंट्रेशन। सेल रिटर्न्स का क्या करेंगे, सेल में से लेस करेंगे। सेल क्रेडिट फिगर है, रिटर्न्स डेबिट फिगर है। मेरा ख्याल है कि अगर सेल वर्ड ना भी लगा हो, सेल वर्ड बेटा ना भी लगा हो, तो इवन देन आप बता सकते हैं सेल रिटर्न्स है परचेज रिटर्न्स है।
ये बेटा अगर सेल वर्ड ना भी लगा हो, इवन देन डेबिट कॉलम में है। तो इवन देन डेबिट फिगर है, देयरफॉर ये सेल रिटर्न ही होगी। आगे चलें। देन बेटा फिर कैश इन बैंक आ गया। पावर एंड यूटिलिटी चार्जेस एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएंगे। बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है, आपको प्लीज पता है, ट्रेड डिस्काउंट नजर आ रही है, डेबिट कॉलम में नजर आ रही है, सोच के बताइएगा। सब कुछ पता है, 2 मिनट पहले बातें फाइनल हुई हैं। क्या ये ट्रेड डिस्काउंट सेल में से लेस करेंगे या परचेज में से लेस करेंगे? बेटा प्लीज मुमताज हुसैन ऐसे ना करें, सोच के करें। अभी बात हुई है थोड़ी देर पहले यार, बेटा प्लीज ऐसे ना करें। जिन बच्चों ने मुझे परचेज का सोचे तो सही। बेटा ये डेबिट कॉलम में ट्रेड डिस्काउंट है, परचेज भी डेबिट होती है, परचेज भी डेबिट होती है। तो डेबिट डेबिट तो कभी ऐड हो ही नहीं सकता है। अगर ये ट्रेड डिस्काउंट, अभी आपने थोड़ी देर बाद रिटर्न्स के बारे में बताया मुझे, अगर ये ट्रेड डिस्काउंट ऐसे लिखा होता क्रेडिट कॉलम में फॉर एग्जांपल, तो इट कैन नॉट बी सेल, ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल। अगर ये क्रेडिट फिगर है ट्रेड डिस्काउंट की, तो फिर इसे परचेज में से लेस होना है। ये प्लीज डेबिट कॉलम में फिगर है, परचेज में तो ये लेस हो ही नहीं सकती। डेबिट डेबिट तो हमेशा ऐड होता है आपस में, क्रेडिट क्रेडिट भी ऐड होता है। तो क्या ये जो ट्रेड डिस्काउंट है अगर डेबिट कॉलम में है तो सेल में से ही लेस होगी सर? फाइनल कर लें प्लीज, जिन्होंने परचेज बोला है दोबारा फाइनल कर लें मेरी बात सुन के। और इनीब खुदागिरी इन चक्रों से बड़ा निकला है। ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये हमारा एक्सपेंस नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट पर नेट लिखा जाता है, एक्सपेंसेस में नहीं लिखा जाता। अगर ये रिसीव हुई है परचेज से लेस करेंगे, और अगर ये अलाउ हुई है तो सेल में से लेस करेंगे। क्योंकि ये अमाउंट डेबिट कॉलम में है तो इट कैन नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस, देयरफॉर इट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल। फाइनल हो गया सबका? नहीं, अगर हो गया तो ठीक है, अगर कोई सवाल है किसी का पूछ ले। तो ट्रेड डिस्काउंट बेटा अगर कभी नजर आ जाए तो इनकम स्टेटमेंट में, अगर डेबिट नजर आ जाए तो सेल में से, और अगर क्रेडिट नजर आ जाए तो परचेज में से। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया था, अगर रिटर्न डेबिट कॉलम में नजर आ रही है तो सेल में से लेस करेंगे, और अगर क्रेडिट कॉलम में नजर आ जाए रिटर्न तो फिर परचेज में से लेस करेंगे परचेज रिटर्न को। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अगर नहीं है तो रहने दीजिएगा, ना बताएं। मैं उनके लिए कह रहा हूं जिन्हें कंफ्यूजन अगर है। तो ये वाला एक पॉइंट पे जरा स्टार लगाएं, इसको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। देन बेटा फिर परचेज में से ऑलरेडी उसने रिटर्न लेस करके आपको बता दिए, कोई इशू नहीं रहा। सैलरीज एंड वेजेस, रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस के लिए भी सोचिएगा जरा। इंश्योरेंस के साथ बेटा अगर तो प्रीपेड लिखा हो फिर तो ये एसेट है, अगर पेबल लिखा हो फिर लाइबिलिटी है। लेकिन अगर ये डेबिट कॉलम में सिर्फ इंश्योरेंस लिखा हुआ है तो क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? ये ए है, ये ई है, एसेट है या एक्सपेंस है? अगर बेटा प्लीज ना करें ऐसे, प्लीज ना करें, बात पूरी सुना करें। आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर प्रीपेड वर्ड लिखा हो तो एसेट है, लेकिन अगर प्रीपेड वर्ड नहीं है, सिर्फ इंश्योरेंस लिखा हुआ है, प्लीज ये एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। जिन हजरात ने ए लिखा है क्लियर है? बेटा आप लोग बात सही नहीं सुनते हैं, आप लोगों का कंसंट्रेशन का लेवल नहीं, माय डियर। बहुत जल्दबाजी में बहुत गलतियां हो रही हैं। देन बेटा उसके बाद एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट भी अगर एक्सपेंस प्रीपेड हो, अगर पेएबल होगा तो ऑफिस ऑफ साहब फिर लाइबिलिटी हो जाएगी। अगर इंश्योरेंस के पैसे भी देने हो, वो क्रेडिट बैलेंस होगा उस केस में। अगर एडवर्टीजमेंट के साथ प्रीपेड लिखा हो तो वंस अगेन ये एक्सपेंस एसेट होगा, लेकिन जस्ट एडवर्टीजमेंट वंस अगेन एक्सपेंस कंसिडर करेंगे सेलिंग एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। इट इज अ सेलिंग एक्सपेंस जस्ट अगर एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है। ठीक है,
देन उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है, इसे कॉस्ट ऑफ सेल में यूज करेंगे। कैरीज इनवर्ड्स आ गया है, इसे परचेजेस में ऐड करेंगे। बिल्स रिसीवेबल एक आपके लिए नई चीज है। बिल्स रिसीवेबल, अच्छा वैसे रिसीवेबल्स का मतलब तो एसेट है, इसमें तो कोई शक नहीं, रिसीवेबल एसेट है। लेकिन बेटा ये बिल्स रिसीवेबल तब वर्ड यूज होता है अगर आपने पाकिस्तान से बाहर कुछ चीजें बेची हो। एक्सपोर्ट वर्ड में भी सुना आपने, पाकिस्तान से बाहर अगर चीजें बेची हैं, मुल्क से बाहर एक्सपोर्ट्स की हैं, और किसी फॉरेन कंट्री से अगर आपका कोई पैसे आने हैं, कोई आपके डेटर्स फॉरेन कंट्री में हैं, बाहर के मुल्क में आपके कोई डेटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, तो उनके जो पैसे होते हैं उनको कभी कभी बिल्स रिसीवेबल का वर्ड उनके लिए यूज किया जाता है। तो ये बिल्स रिसीवेबल एसेट है, ये डेटर्स हैं, लेकिन बस याद रखने के लिए आप इस तरह से लिख रहे हैं, फॉरेन डेटर्स हैं। फॉरेन डेटर्स मींस बाहर के मुल्क के रिसीवेबल हैं। एक्सपोर्ट्स पेमेंट नहीं माय डियर, एक्सपोर्ट्स पे रिसीट होती हैं, इंपोर्ट पे पेमेंट होती है। तो इसके साथ लिख लीजिएगा, ये भी आएंगे करंट एसेट्स में ही, जहां नॉर्मली डेटर्स आते हैं। लेकिन बिल्स रिसीवेबल सिंपली मींस कि अगर आपके पाकिस्तान से बाहर कोई सेल हुई है और उस केस में आपको पाकिस्तान में पैसे आने हैं, तो उन रिसीवेबल्स को जो पाकिस्तान से बाहर से आपके रिसीवेबल हैं, उनको बिल्स रिसीवेबल के एंगल से लिखा जाता है, बोला जाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही इसमें? एक लफ्ज है बहरहाल। देन उसके बाद फिर मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं, आपके सेलिंग एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। फिर ऑपोजिट साइड देखें, सलमान कैपिटल, ओनर का नाम है सलमान। क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम बैंक, लाइबिलिटी है, और अगर हमें क्वेश्चन पढ़ के ना पता चला तो नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा लोन। बैंक बैड डेट्स प्रोविजन, ये वर्ड जरा याद रखिएगा, ये अलाउंस का एक ओपनिंग दिया हुआ है, लिखने साथ। प्रोविजन बैड डेट्स अलाउंस के लिए वर्ड है, बैड डेट्स प्रोविजन, तो ओपनिंग अलाउंस है, इसको शायद क्लोजिंग बनाना है अभी। सेल्स हमारी नॉर्मल इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड अदर इनकम है। और बिल्कुल उसी तरह से जो मैंने अभी आपको बताया था, बिल्स पेबल वर्ड तब लगता है अगर हमने पाकिस्तान से बाहर से चीजें खरीदी हो और पैसे भी ना दिए हो, तो इसको फिर आप इस तरह से कह सकते हैं, फॉरेन क्रेडिटर्स हैं। बहरहाल पेबल है, सिंपली लाइबिलिटी है, फॉरेन क्रेडिटर्स हैं ये, फॉरेन कंट्री से में पेबल और रिसीवेबल्स अगर हैं। देन माय डियर, बड़ा इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, अक्रूड एक्सपेंसेस की फिगर आज ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रही है। मुझे सोच के जरा बताइएगा, ये पैसे आप एक्सपेंसेस ई में लिखेंगे या ये पैसे आप एल लाइबिलिटीज में लिखेंगे? शुक्र अल्लाह का, तकरीबन सबने ठीक बताया, जिन लोगों ने बताया सही बता रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अक्रूड एक्सपेंसेस वैसे भी बेटा लॉजिकली अगर देखें ना, तो ये एक्सपेंस हो ही नहीं सकता इस केस में ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्योंकि एक्सपेंस तो डेबिट साइड पे होता है। ये उस एक्सपेंस का सेकंड इफेक्ट आपको लाइबिलिटीज में नजर आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस नजर आ रहा है, जो लाइबिलिटीज में अपीयर होगा। एक सेकंड, एक और छोटी सी बात सुनिएगा, ये अमाउंट ट्रायल के अंदर है आज, हम इसकी डबल एंट्री नहीं करेंगे, या करेंगे? क्या हम इसकी कोई डबल एंट्री करेंगे, या इस अमाउंट को सिर्फ लाइबिलिटीज में लिखेंगे? एंट्री करेंगे या नहीं, यस नो में बताएं, एंट्री करेंगे या नहीं? बेटा मिस्टर आसान, अगर ये डेबिट होता तो अक्रूड वर्ड लग ही नहीं सकता इसके साथ, फिर इसके साथ सिर्फ एक्सपेंस वर्ड होना चाहिए था। तो अक्रूड एक्सपेंस के नाम से कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि अक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी है। फिर अगर ये एक्सपेंस होता तो सिर्फ वहां एक्सपेंस लिखा होता है। ठीक है मिस्टर आसान? और बेटा नई एंट्री करेंगे माय डियर आसान मुनी साहब, हम सिर्फ एडजस्टमेंट। हाँ जी, एडजस्टमेंट अगर नहीं, बिल्कुल ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर एडजस्टमेंट रिकॉर्ड हुई तो फिर हम इसको ठीक करेंगे, लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट ना हुई तो ये फिगर एज इट इज बस उठा के लाइबिलिटीज में लिख देंगे। जी माय डियर, उसके बाद आ रहा है अदर इनकम, एक और है, तो ये भी अदर इनकम में आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव के नाम से अदर इनकम है, और इसके अलावा एक और अदर इनकम है, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। देन माय डियर, उसके बाद आगे चले,
additional information, concentration. On 1st July 13, accounting year same रखिएगा, 30 June 14 year end है. तो on 1st July 13 a machine was purchased. आप इस तरह करें, पहले 2 पेजेस छोड़ दें, रजिस्टर खोल लें आप. On 1st July 13 a machine was purchased for rupees 500 लिखा हुआ, फिर 1000 लिखा हुआ, तो 5 लाख हो गए. वैसे भी ऊपर फिगर्स जो हैं वो थाउजेंड्स में है, तो हमें वैसे एंट्री तो 500 से ही करनी है, लेकिन नीचे पूरा लिखा भी हो 500,000, हम थाउजेंड्स इग्नोर कर देंगे. तो 500. however this cost has wrongly been posted to the purchase account. ये मेरा ख्याल है बातें सारी पुरानी आ रही हैं, आप कर सकते हैं. क्या मशीनरी को परचेज अकाउंट में होना चाहिए था या अपने नाम से रिकॉर्ड होना चाहिए था? अपने नाम से रिकॉर्ड होना चाहिए था. पहले एंट्री लिखें. कौन सा गलती से एक रिकॉर्ड हो गया है? परचेजेस. क्या एंट्री करें? मशीनरी डेबिट, परचेजेस क्रेडिट 500. ठीक है सर, याद आ गया सबको? नहीं मेरी और आगे चलें. सलमान सन, ये अगर आपने करवाना है. सलमान सन, सलमान कौन है? ओनर. वर्क्स एज अ हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 150,000 पर मंथ. हमें फॉर द ईयर अगर वर्किंग करनी है तो 150 इंटू 12, 150,000 इंटू 12, ये फिगर बन जाएगी आई थिंक 1800, which has been included in drawings. सर मिस्टर सलमान का कोई बेटा काम कर रहा है एज ए हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसे सैलरी मिल रही है 150,000 पर मंथ. कोई मिस्टेक है इसमें? मेरा तो ख्याल है कोई मिस्टेक नहीं है. आपका क्या ख्याल है? क्या मिस्टेक है? एंट्री भेजें. क्या मिस्टेक है? क्या मिस्टेक है माय डियर? जी ठीक है, एंट्री करें. ड्राइंग्स डेबिट हुई हुई है, ड्राइंग्स में इंक्लूड हुआ हुआ है. ड्राइंग से कैसे बाहर निकालें? सैलरी में डेबिट होना चाहिए इसे, लेकिन पूरे साल की अकाउंटिंग है तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट और ड्राइंग्स क्रेडिट. सबको समझ आ रही है बात? इंशाल्लाह भी ये क्वेश्चंस जो है ना बेटा आप इंजॉय करेंगे अगर आपने साथ साथ मेरे साथ ये चीजें सीख ली. देन माय डियर उसके बाद अब ये चीजें बहुत दफा रिपीट हो गई पिछले 2-3 दिनों में. इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड इन एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ 650,000. इंश्योरेंस प्रीमियम. अच्छा एक चीज, एक मिनट पहले मेरी सुन लीजिएगा जरा. इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ना, ये इंश्योरेंस के पैसों को कहते हैं. ये इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब इंश्योरेंस प्रीपेड नहीं है, वैसे वो अगले वर्ड्स का मतलब है. इंश्योरेंस के अगर पैसों का कभी बोलना हो ना कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे को पैसे लिए हैं, तो उन पैसों का नाम ही इंश्योरेंस प्रीमियम होता है. आगे वर्ड्स लिखे हुए इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड इन एडवांस. तो मैं अगर फॉर एग्जांपल, बात पूरी सुनिएगा जरा. अगर इंश्योरेंस के साथ बड़ा प्रीमियम लिखा हो ना, तो ये प्रीमियम का हरगिज मतलब प्रीपेड नहीं है. प्रीमियम का मतलब प्रीपेड नहीं है. इंश्योरेंस प्रीमियम का सिंपली मतलब इंश्योरेंस के पैसों का एक नाम है ये. लेकिन वर्ड्स लिखे हुए इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड इन एडवांस, तो देयरफॉर ये प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है. लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं इंश्योरेंस प्रीमियम का बाय डिफॉल्ट मतलब एसेट नहीं है. इंश्योरेंस प्रीमियम एक एक्सपेंस का नाम है, लेकिन अगर वो एडवांस में दिया हुआ है तो फिर यकीनन वो एसेट है. तो इसकी जरा एंट्री सुनिएगा. मेरा ख्याल है कि अब ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए. क्या एंट्री करेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट एंड इंश्योरेंस क्रेडिट बाय रुपीज 650. फाइनल अब ये प्लीज.
ये अमाउंट को प्रीमियम का एक नाम दिया जाता है। ये जो इंश्योरेंस की अमाउंट है उसी का बेटा एक नाम है ये इंश्योरेंस प्रीमियम। लेकिन क्योंकि वो इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पेड है, इसलिए वो एक एसेट है, तो उसे एक्सपेंस में से निकाल के एसेट बनाना चाहिए। ये इंश्योरेंस एक्सपेंस ही है माय डियर। अगर आपने मेरी उस वक्त बात सुनी होती, तो अगर आपने मेरी बात सुनी होती मिस्टर असद, जो ऊपर इंश्योरेंस है ये एक्सपेंस ही है। अगर इसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ हम इसे एक्सपेंसेस में लिखते, लेकिन क्योंकि पॉइंट नंबर 3 पढ़ के पता चल गया है कि इसमें एडजस्टमेंट है, देयरफॉर इंश्योरेंस के इन पैसों में से जो 2000 आ रहे हैं हम 650 निकाल देंगे और जो बाकी अमाउंट बचेगी वो फिर अपने एक्सपेंसेस में लिखेंगे। ठीक है सर? जी सर जी, पॉइंट नंबर 2 में ये था मिस्टर उमर के ओनर का जो बेटा था वो बिजनेस के लिए काम कर रहा है, तो अगर वो बिजनेस के लिए काम कर रहा है देयरफॉर फिर उसकी जो सैलरी है वो ड्राइंग्स में से निकाल के सैलरी एक्सपेंसेस में ले जाएं, क्योंकि फिर वो ड्राइंग्स इसलिए नहीं है क्योंकि वो बिजनेस के लिए काम कर रहा है। ठीक है मिस्टर उमर? देन माय डियर नंबर 5, काइंडली इसकी वर्किंग खुद से करें। वो कह रहा है प्रीमियम फॉर बैड डेट्स इज मेंटेन्ड एट 2% ऑफ द ट्रेड डेटर्स। एक वर्किंग करें। ये एक सेकंड, ही क्या हो गई? मेरे सामने सब कुछ गायब हो गया। ठीक है, सुबह से आज पहले एरर कोड मीटिंग है सही है। हाँ, क्या करो? नहीं, फिर आप क्या करेंगे? मैं देख रहा हूँ। हाँ, मैं इसको देख रहा हूँ। इधर जी, सॉरी, पॉइंट नंबर मेरा 4 है गया, लेकिन पॉइंट नंबर 4 से पहले चले आप कोई नहीं। पॉइंट नंबर 4 से पहले जस्ट अ मिनट मुफ्तन मुमताज, पॉइंट नंबर 4 में जल्दी से स्किप करेगा, सॉरी। पहले पॉइंट नंबर 5 की वर्किंग करने हैं, फिर पॉइंट 4 करते हैं। ये अलाउंस का एक अकाउंट बना। ये व्हाट इज द अनएडजस्टेड ब्रॉट डाउन बैलेंस? अनएडजस्टेड, दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ा है। अनएडजस्टेड ब्रॉट डाउन बैलेंस इज 900। अब सीडी कैसे निकाला जाता है? डेटर्स ढूंढने, ट्रेड डेटर्स 109420 और 2% रेट है। अच्छा बेटा, ये अगर जिस समय भी ने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ये फॉरेन डेटर्स के बारे में, ये जो अलाउंस है ना, ये फॉरेन डेटर्स अगर हों भी तो इन पे नहीं बनता। फॉरेन डेटर्स अगर हों भी तो उन पे नहीं बनता, क्योंकि वो बैंक्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड होते हैं। तो उनके पैसों पे इसलिए डाउट नहीं होता क्योंकि बैंक जो है, ये बैंक्स को इन्वॉल्व करके एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की जाती हैं, तो उनके पैसे ना मिलने का कोई डाउट इसलिए नहीं होता क्योंकि बैंक्स फिर उनके अगेंस्ट सिक्योरिटी लेके ही वो सारा एग्रीमेंट करते हैं। तो इसलिए आपने उन पे अलाउंस कभी नहीं बनाना। आपने सिर्फ लोकल डेटर्स, ट्रेड डेटर या ट्रेड कस्टमर्स के हवाले से बात हमेशा जहन में लानी है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 2188, और इसका जो डिफरेंस बन जाएगा 900 माइनस करके वो बन जाएगा 1288। तो सिंपली अपने ट्रेड डेटर्स के अगेंस्ट अलाउंस की वर्किंग किया करनी है। नहीं बेटा हसन खान, ऐसा बात नहीं है, तब्दीली आ चुकी है, देयरफॉर ऐसी कोई बात नहीं। तो बैड डेट्स डेबिट राउंड ऑफ कर लीजिएगा, वो 0.4 में आंसर आ रहा था, और अलाउंस क्रेडिट। सर जी, अगर आप उसे ब्रॉड डाउन कहना चाहते हैं तो बात एक ही है। अनएडजस्टेड ब्रॉड डाउन अनएडजस्टेड कह लें या सिंपली अनएडजस्टेड कह लें। ठीक है मिस्टर अहमद?
ये उठा ले बराबर, ये मेरी तरफ कर दो, लाइव लाइव स्ट्रीमिंग के नाम से। यहाँ तो आ नहीं रहा, नहीं आ रहा यार। ये कैमरा भी दोबारा चलाना पड़ेगा, कैमरा। रिवाइव हो गया, सॉरी। जी बेटा मनान 12185 नहीं है, पहले जरा चेक कर लें, 2188 ही है, इसको छोड़ दें इस बात को। जी बैठिए सब इकट्ठे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पर? मनान साहब अपनी फिगर चेक कीजिएगा। देन माय डियर सॉरी फॉर, मैंने बीच में एक जरा डेप्रिसिएशन वाली बात मेरी स्किप हो गई थी, उस पर आइएगा जरा। और डेप्रिसिएशन में एक छोटा सा एक नया काम आ रहा, जरा पहले सुन लीजिएगा। वो कहते हैं डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज। तो हमारे साहब खासतौर पे जो अभी क्लास के स्टार्ट में बात कर रहे थे, ऊपर डब्ल्यूडीबी में क्वेश्चन में गिवन तो है, लेकिन डेप्रिसिएशन अभी चार्ज करनी है, इट मींस अनएडजस्टेड डब्ल्यूडीबी है। तो प्लांट एंड मशीनरी का रेट उसने दिया हुआ 10% एंड फैक्ट्री बिल्डिंग का रेट दिया हुआ 5%। जो नई चीज बेटा वो ये है, बहुत गौर से ध्यान से सुनिए मेरी बात। ऊपर जो एक पॉइंट 1 है, इस पॉइंट 1 के मुताबिक प्लांट एंड मशीनरी में एक एडजस्टमेंट है। मतलब मेरी इस बात का ये है कि ये जो प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट है, इस अमाउंट में अभी 500 ने एडजस्ट होना है। क्या आपको पता है? पहला तो ये जवाब दे दे जरा कि ये 500 हमने अभी ऐड करना है, क्योंकि पहले परचेजेस में ही ऐड है। और अब ये जो 500 वाला एसेट है, ये जुलाई 1 को खरीदा था, तो क्या 45,000 वाले एसेट्स पे भी और 500 वाले एसेट पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है? तो देन बेटा अब यहां से ऑनवर्ड्स अगर हम क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा जरा। यहां से ऑनवर्ड जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो एडिशनल फॉर्मेशन की बेस पे अगर हमारी कोई एसेट्स में चेंज आ रही है, या एडिशनल फॉर्मेशन की बेस पे हमारे कोई डेटर्स में चेंज आ रहा है, तो एसेट्स को पहले एडजस्ट करके फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और अगर डेटर्स में चेंज आया तो पहले क्लोजिंग डेटर्स बनाएंगे और फिर अलाउंस की वर्किंग करेंगे। क्योंकि डेटर्स में तो कोई प्रोविजन नहीं थी, कोई सॉरी डेटर्स में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इसलिए मैंने उसका अलाउंस तो बना दी है। लेकिन डेप्रिसिएशन की वर्किंग हम एडजस्टमेंट करके करनी चाहिए हमें। कैसे? सुन लीजिएगा, फिर आप आराम से नोट कर लीजिएगा। मैं आपके सामने वर्किंग लिखता हूं। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी सुनिएगा। जो डब्ल्यूडीवी ट्रायल में है, बैलेंस रेट भी डब्ल्यूडीवी से लगाना है। तो 45,000 इनटू 10% रेट है, और हमें नहीं पता एसेट्स कब आए कब नहीं है, तो देयरफॉर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जो ट्रायल के अंदर एसेट्स हैं। लेकिन जो फर्दर एसेट हम 500 से डेबिट कर रहे हैं, उसकी डेट हमें पता है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को क्योंकि है, इसलिए इस पे भी बननी पूरे साल की ही है। 30 जून ईयर एंड है, 30 जून ईयर एंड है। अगर डेट होती 1 दिसंबर, 6 मंथ्स की और एक्सेट्रा चार्ज करते हैं, तो इट मींस प्लांट एंड मशीनरी पे टोटल डेप्रिसिएशन 4550 पे चार्ज होनी है। और अकॉर्डिंग टू सवाल एक आखिरी चीज सुन लें, एसेट अकाउंट क्योंकि डब्ल्यूडीबी पे है, तो फिर इस डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट एंड प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट।
बाय 4550। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम 500 प्लस करेंगे और फिर 500 प्लस करके 4550 प्लांट में से लेस भी करेंगे। बात पूरी समझ आ गई अब? अब इसको पहले नोट कर लें आप, और बिल्डिंग की वर्किंग खुद से ही कर लें। बिल्डिंग में कोई एडिशन नहीं है, तो उसमें बिल्डिंग में सिंपली कोई हमारी एडजस्टमेंट भी नहीं है। ट्रायल की फिगर है 4 to 400 और WDV है, और WDV से रेट लगाना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लग रहा है, इनटू 5%। ये फिर प्रॉब्लम कर रहा है, बंद हो गया। हाँ वही दादा मुझे। तो ये मेरा फिगर आ गई 2120 और देयरफॉर इसकी भी एक एंट्री लिख लें, डेप्रिसिएशन डेबिट। इस मॉनिटर को उठा लें, ये इधर रखने को इधर भी नहीं आ रहा। वो कह गो टू मीटिंग का हैश एक्सपीरियंस टेक्निकल, ये मैंने इस इधर से तार शार से ना पीछे। ठीक है, ये फिर आप इसका करो, ये अगर मॉनिटर ये रख दो ना साइड पर। नहीं वो वाला अपना, वो मेरा गिर जाए से। चले इधर, इस मॉनिटर को साइड पे रख। नहीं यहाँ से जरा उठाने में, ताकि अपनी किताब में हाँ ठीक है। नहीं कैमरा फिर गाइड करेंगे, कैमरा ठीक है। चल वैसे तो मेरा ख्याल उतार के इसका लग नहीं जाएगा, अगर जल्दी लग रख सकता है। बट आप सामा आपकी ना बिल्कुल कंसंट्रेशन माय डियर नहीं है, आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे। क्या करना, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे। हमारा ईयर एंड 30 जून 14 पे एंड होना है, तो एक साल पूरा बनता है। ऐसे कर ना किया करें, प्लीज लुक एट द क्वेश्चन। ताकि अगर रेट कॉस्ट से लगाना होता है तो उसका भी तरीका होता है। पहले इस तरह की बातें सब सीख लें। ये इस वक्त आप इधर नहीं, अंदर कंसंट्रेट नहीं कर रहे और आप नई चीजों में पढ़ रहे हैं। सब कुछ करना है, वो भी कर लेंगे। अगर WDV से रेट लगा लेंगे तो इंशाल्लाह WDV के बेस पे कॉस्ट भी निकाल लेंगे। ठीक है, ये सिस्टम का कैमरा किसका, लैपटॉप का थोड़ा सा करो इधर का, है ना? ठीक जी बैठिए, कोई अब कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? ओके, थोड़ा सा देखिए गिर गुर ना जाए। चलो मैं डियर स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फिगर्स काफी ज्यादा हैं। फर्स्ट 2 पेजेस यूज करें, हमारे पास 40 मिनट्स हैं। इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लें, कंप्लीट करके जाएंगे। ऑनर का नाम ढूंढें। सलमान, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फॉर द ईयर एंडेड 30th June 14, वर्किंग रुपीज इन थाउजेंड्स में ही है। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक एक बात दोबारा सुने मेरी। सबसे पहला काम, ट्रायल बैलेंस के अंदर जाएं, फिगर्स ढूंढें। फिर उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो एंट्रीज हो गई उनको देखें अपने रजिस्टर में। काम सीरियस है,
ट्रायल में जाएंगे तो क्रेडिट साइड पे सेल देखें, डेबिट साइड पे सेल रिटर्न ढूंढें और ट्रेड डिस्काउंट भी ढूंढें डेबिट साइड पे। फिगर में से मैच करें, वर्किंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, फिगर 340,68,868। परचेज लेस रिटर्न्स का वही मतलब है मिस्टर कमरान जो मतलब होना चाहिए कि परचेज में से रिटर्न पहले लेस हुई हुई है, उसने रिटर्न हमसे लेस करवाने की बजाय पहले से करनी है। ये डन है बेटा, क्लियर है? लगता है इसका नेट ही नहीं ठीक आ रहा। नेट कौन सा लगा? हाँ, ये थोड़ा सा नीचे की जगह कैमरा कैमरा का। जी बेटा, सेकेंडली कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग करें। इसके नोट 1 बना लेते हैं, जिस तरह आप यूज हो अकॉर्डिंगली करें। इसी पेज के नीचे करना है या लेदर से वर्किंग में जाना है, एज यू लाइक। सब कुछ सीक्वेंस में याद आना चाहिए, वरना बाद में कराएगा तो फिर बात बनती नहीं है। बेटा अब्दुल्ला, अगर बेटा इसी तरह काउंटिंग होनी है जिस तरह आप करना चाह रहे हैं, उसका कोई बेटा फायदा नहीं है। ना आपने इन्वेंट्रीज के जमाने में पढ़ा, ना आप आज मेरे साथ पढ़ रहे हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ करना चाह रहे हैं तो बेटा उसका तो कोई हल नहीं है। जी सर, ये परचेज में बेटा ऑलरेडी रिटर्न्स लेस हुई है, वी हैव नॉट नथिंग टू डू। लेकिन 330 कंसंट्रेट करें, 330 530 परचेजेस में एक एडिशनल फॉर्मेशन में वर्किंग है। हमने परचेजेस के हेड को सही किया हुआ है, क्रेडिट करना है हमने 500। ये मिल गया प्लीज 500। जरा कैली बता दें प्लीज। 500 ठीक है। चलो बेटा ठीक है, करते रहे। अब मैं आपको ज्यादा तंग नहीं करता, लेकिन चीजें मिस नहीं करनी है, मैं इसलिए याद दहानी कराऊंगा साथ साथ। बेटा कैरी जनरेट्स ढूंढे डेबिट्स कम में। अगर कैरी जनरेट्स है तो परचेजेस में ऐड करें, और अगर कैरी आउटवर्ड्स हो तो फिर सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में जाता हो। क्लोजिंग स्टॉक ढूंढे, ट्रायल के बिल्कुल एंड में दिया हुआ है, सॉरी आखिरी लाइन में। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? 237,500 ही है थाउजेंड में। 237,500, 237,500। तो उसने एंड में ना 3 जीरो लगाने की बजाय वो जीरोस को 1000 के वर्ड्स के साथ लिखा हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ सेल का एक टोटल करना है। ठीक है, फिर रखने फिलहाल ठीक लगे। तो सम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स 230,712
ठीक है बेटा, आप लोग चलते जाएं, जिनका आता जा रहा है आप आगे चलते जाएं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालें, अदर इनकम ढूंढें, और अगर कोई बीच में नई चीज आ रही है तो खुद से कोशिश करते चले जाएं। मैं अभी आ रहा हूं जी। कॉस्ट ऑफ सेल ओके है सबकी? कॉस्ट ऑफ सेल ओके है सर? बदल 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 ही दे यार, पता नहीं। वो भी कह रहा है कि नेट सही नहीं है, ये डिग्रेडेड ऑप्शन भी आ रहा है। ये नीचे कनेक्ट हो जाएगा लाइव क्लास? सर वो तार डाल रहे हैं? जी सर। हो जाएगी ना? जी सर, वो वाइट वही कर। अच्छा, कौन? अमित भाई। ये डियर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट माय डियर आपका आ जाएगा 110,156 देन माय डियर अदर इनकम। अदर इनकम का आज इसलिए नोट बनेगा क्योंकि अदर इनकम में दो चीजें, एक इंटरेस्ट रसीव भी है और एक अदर इनकम के नाम से भी है। तो दो या दो से ज्यादा अगर फिगर्स हो जाए तो फिर आपने इसका नोट बनाना है। ठीक है, बना लेंगे? बना लेंगे सर जी नोट। जी ठीक है, बनाए। दो चीजें ढूंढे क्रेडिट कॉलम में, एडजस्टमेंट तो इनमें कोई नहीं मारी, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव अगर है तो इनकम है, और अगर इंटरेस्ट पेड हो तो आपका फिर एक्सपेंस है, और वो फाइनेंशियल चार्जेस के नाम से आपकी इनकम स्टेटमेंट के एंड में नजर आएगा। और एक अमाउंट अदर इनकम के नाम से एज भी है। तो टोटल अदर इनकम बिकम्स 15,000। इस तो कमीशन इनकम, रेंट इनकम, इस तरह की जितनी चीजें हैं वो सारी अगर एक से ज्यादा हैं तो आप फिर नोट बना के, जिस तरह हम सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस का बनाते हैं, लिख के फिर इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो 15030, देन फिर सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस का नोट बनाएं। ये ठीक है बेटा मुमताज, ठीक आ गया आपका, आप आगे करें वर्किंग, बिल्कुल ठीक है। 50744 जिनका आ गया है, सही है नेट प्रॉफिट। आप बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करें, मैं भी आ रहा हूं आपके साथ, मिल रहा हूं अभी। बेटा उमर, जितनी जल्दी आईकॉम को जेन से निकाला जा सके उतनी जल्दी निकाल दें, क्योंकि ना आईकॉम सही याद है और ना ही काइंडली मेरे भाई इंट्रो सही जा रही है। इस तरह ना कर, जो हो रहा है प्लीज उसको पे फोकस करें, और इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे बताएं। तो हम भी जो डेबिट साइड के खर्चे हैं उन्हें प्लस ही कर रहे हैं, हम भी कोई दूसरा नया काम नहीं कर रहे बेटा। लेकिन छोड़ दें इस तरह की चीजें, आप फोकस करें जो इस वक्त हो रहा है। और अगर महसूस हो रहा है कि कोई चीज नहीं समझ आ रही, वो पूछते जाएं आप, तो उसको छोड़ दें। आईकॉम में जो हो रहा है वो जुल्म हो रहा है।
सेलिंग एंड एडमिन, इसका तरीका बड़ा वही फाइल रखें, अपने ट्रायल में डेबिट कॉलम की तरतीब में चलें और जिनमें एडजस्टमेंट है उनमें एडजस्टमेंट करके लिखें। पावर एंड यूटिलिटीज 6500, सैलरीज 40,400 प्लस 1800। 1800 से बड़ा एक ओनर के सन की सैलरी ऐड हुई हुई है, डेबिट हुई हुई है, कोशिश करें फाइनल हो जाए चीजें। 42,200 देन उसके बाद फिर रेंट है, रेंट में हमारी इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 6992 एज इट इज आ जाएगा। फिगर मेरी देखते रहिएगा, अगर कहीं गलती मैं करूं, वैसे मैच भी करते रहे, गलती मेरी तो मुझे बता दीजिएगा। इंश्योरेंस 2000 गिवन फिगर थी, लेकिन एक इंश्योरेंस प्रीपेड की अमाउंट 650, प्रीपेड एसेट है वो करंट एसेट्स में आएगा, और इंश्योरेंस की जो अमाउंट है 650 लेस करके 1350 आपके एक्सपेंसेस में आ रहा है। एडवर्टाइजमेंट अगर प्रीपेड हो करंट एसेट्स में लिखेंगे, अगर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट वर्ड है तो फिर ये एक्सपेंसेस में अमाउंट आ जाएगी, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें कुछ नहीं पता चला इसमें से कुछ प्रीपेड है या नहीं, तो एज इट इज ये फिगर आ जाएगी 4512। देन मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस के अदरवाइज कुछ छोटे से खर्चे, छोटे मोटे खर्चे 4130। देन माय डियर जब ये काम हो जाएगा तो फिर आपने दो एक्सपेंसेस और ढूंढने हैं अपनी वर्किंग्स में, कुछ यूज टू हो रहे हैं अपनी इस चीजों से। तो डेप्रिसिएशन ठीक है, थैंक यू। 4550 प्लांट की है और बिल्डिंग की भी है 2120, तो दोनों की मिला के ये डेप्रिसिएशन टोटल हो जाएगी 6670, 6670। और बेड डेट्स एक फिगर ढूंढे 2188। तो जो एडजस्टमेंट्स है उनको बस साथ साथ ध्यान में रखना पड़ता है। दिस इज द थिंग दैट इज टू बी रिक्वायर्ड, दैट इज टू बी रिजॉल्व प्रॉपर्ली। टोटल एक्सपेंसेस बन जाएंगे 73642। ये 1288, सॉरी ठीक है, 2188 नहीं, सही कह रहे हैं आप, 1288 है, ठीक है सर, सॉरी 1288, और एक्सपेंसेस हो जाएंगे 73642। ठीक है लास्ट जजाकल्लाह। ये 2188 डेटर्स में से लेस होना है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो 73642, ठीक है उमर, इस फिगर को लिखें और काइंडली नेट प्रॉफिट निकाल के बैलेंस शीट स्टार्ट करें। क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए प्लीज। ये बेटा मैंने बेड डेट्स की अमाउंट गलती से लिख दी थी, वो ठीक कर ली मैंने, काइंडली जरा दोबारा देखिएगा। 1288 ही है, आप लोग सही देख रहे हैं, मैंने गलती से लिख दी है 1288, अब मैंने ठीक कर दी है। ये बेटा ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैच है मेरे से, जरा मुझे बता दीजिएगा ताकि फिर मैं इनकम स्टेटमेंट की तरफ चला जाऊं। ये फिर आपके सामने वर्किंग खत्म हो जाएगी। में से मैच कर लें, कोई लिख रहा है तो मुझे बता दे। ये फाइनेंशियल चार्जेस के नाम से मिस्टर शोएब, सॉरी मिस्टर उजैर, अगर आप देखेंगे तो एक लोन का इंटरेस्ट है या नहीं है, जरा एक मिनट में देख लूं।
ये बेटा लोन इंटरेस्ट है मिस्टर उजैर, मिल गया उजैर साहब? लोन इंटरेस्ट बेटा डेबिट साइड पे है। तो बेटा टोटल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस का सम आ गया 73642। और फाइनेंशियल चार्जेस में सिर्फ इंटरेस्ट ही है, एक ही फिगर है, मींस बैंक चार्जेस नहीं है क्वेश्चन में दोबारा। तो फाइनेंशियल चार्जेस आने वाली चीजें अब अपनी हाईएस्ट लेवल पे जाके काम हो जाना ये। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की जब फिगर है ये 800, नेट प्रॉफिट निकालने, जिन लोगों का नेट प्रॉफिट आ चुका है आप आगे चलें, बैलेंस शीट सोचें, मैं भी शुरू करता हूं फिर। 70, बट आसान अपनी वर्किंग में से है, काइंडली इस तरह ना करें प्लीज, अपनी वर्किंग देखें, ऐसे ना करें, वर्किंग्स देखें माय डियर। सैलरी डेबिट हुई हुई 1800 से वहां से आया है, ये वर्किंग्स में से आ रहा माय डियर, इस तरह नहीं करें, इट बिकम्स यूजलेस। कोशिश करें चीजें समझ के खुद से ट्राई करें। 1800 वहीं से आया है जहां था, मैं साथ साथ बोल रहा होता हूं, प्लीज साथ साथ चला करें। मिल गया हसन साहब? एंट्री सीखी हुई है, सैलरी डेबिट ड्राइंग्स क्रेडिट। और सर जी 150 गलत लिखा हुआ ना आपने यार, 150 पर मंथ है और साल मल्टीप्लाई 12 भी हुआ है। प्लीज सही तरह वर्किंग किया करना है, ये सामने लिखा हुआ आपके। और बेटा सवाल में दिए हुए ना, सवाल में ट्रायल के डेबिट साइड पे दिए हुए इंटरेस्ट, ये क्या कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं? ये 800 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये हसन खान साहब मिल गया सर, 150 इंटू 12। जी डियर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन स्टार्ट कीजिएगा। सलमान, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एज ऑन 30th June 2014, वर्ड्स याद रखें, फॉर द ईयर एंडेड और एज ऑन। ये बेटा उम्र हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं यार, नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे, जो करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। जी माय डियर, एसेट्स सबसे पहले इसमें आ जाएंगे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स ढूंढने हैं, पहले टेंजिबल एसेट्स ढूंढा करने हैं। गेम है एक आज, प्लांट एंड मशीनरी सुनिएगा कैसे कर रहा हूं। प्लांट एंड मशीनरी 45,012 में है, 500 हमने एडजस्टमेंट में ऐड किया है डेबिट के मशीनरी, और 4550 की डेप्रिसिएशन हमने फर्दर चार्ज की है। तो 40, कोई आगे पीछे है तो पकड़ लिया वाली वर्किंग देखे जरा। 40950 ये प्लांट मशीनरी, ठीक है, साथ साथ चलें, बता दीजिएगा जरा, प्लांट मशीनरी पे फिगर सारी मिल जाएंगी। 45,000, देन एडजस्टमेंट 500 इन द वर्किंग्स, और फिर वर्किंग्स में डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन लेस जी कितने लेस करेंगे, सॉरी, ठीक है सर, सॉरी, आगे चले, ठीक है, बाकी करते रहे आप। फैक्ट्री बिल्डिंग 42,400 minus 2120 is equal to 40280।
देन उसके बाद गुडविल ना भूलिएगा, गुडविल बस एज इट इज आ जानी मेडिए। इसकी जो फर्दर अकाउंटिंग्स होती हैं उसको जहन में नहीं लाना अपने, वो बात की बातें हैं। जी बेटा मुमताज, जस्ट मिनट, अच्छी बात है आप लोगों ने कर ली है। करंट एसेट्स, स्टॉक ढूंढें, कौन सा स्टॉक बैलेंस शीट में मेरा क्लोजिंग स्टॉक एसेट है 237,500। देन ट्रेड डेटर्स 109,420 लेस, look at the ledger allowance, closing balance of allowance 2188, और फाइनली इन फिगर्स का नेट इफेक्ट आ जाएगा 107,232। allowance is a balance sheet item to be deducted from closing debtors in the balance sheet। देन बेटा बिल्स रिसीवेबल वर्ड आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल आर 32,526। देन माय डियर उसके बाद कैश एट बैंक, कैश इन हैंड सबसे एंड में आएंगे। पहले वर्किंग में देखिएगा, एक प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट हुई हुई है 650। ये हमजा ठीक बता रहे हैं आप लोग कंप्लीट कर लें, अच्छी बात अगर आपने कर ली है। देन माय डियर उसके बाद कैश इन हैंड इज 728। फिर कैश इन बैंक, इनमें हमारी कोई एडजस्टमेंट सच नहीं है, गिवन नहीं कोई में 13512। टोटल एसेट्स बिकम्स 493,378। कैपिटल लायबिलिटीज, ये सबसे पहले मैं जरा 1 मिनट रुकने लगा हूं। एसेट्स में कोई मसला है तो बताइएगा, फिर मैं कैपिटल लायबिलिटी स्टार्ट करता हूं अपना कंप्लीट करें। क्वेश्चन में ना लिखा हो मिस्टर कामरान तो बात पता है हमें, अगर लोन के बारे में करंट नॉन करंट का ना पता हो तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, नॉन करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे। ये चीजें प्लीज जो रिपीट हो रही हैं इनको फाइनल कीजिएगा। ये जरा चेक करवा लें जरा, इसमें क्या इशू है, या क्लास के बाद फिर याद से। जी मेरी डियर वेटिंग करनी, मुझे बता दें एसेट्स ओके है सबके। जी डियर उसके बाद आगे आ जाए कैपिटल लायबिलिटीज। कैपिटल लायबिलिटीज में सबसे पहले माय डियर आ जाएगा कैपिटल 3 लाख। इनकम स्टेटमेंट में से फिर ढूंढिएगा नेट प्रॉफिट, आदत बनाए खुद से लिखने की। इट इज नॉट सफिशिएंट कि आप देख देख के फिगर्स लिखते रहें, जरूर ढूंढा करें, आदत बनाए, एग्जाम में भी इसे करना पड़ेगा। ड्राइंग्स 30500 माइनस 1800 28,700 T22 044। लोन फ्रॉम बैंक अगर बेटा ना पता हो, लोन के नाम से कोई हेड हो लाइब्रेरी में, और अगर उसकी नेचर ना पता हो कि करंट है नॉन करंट है, तो बाय डिफॉल्ट फिर आप लोग अपने लेवल पे जरा नॉन करंट लाइब्रेरी अज्यूम कर लीजिएगा।
करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स 104,724, bills payable 23,150, और प्लीज एक्सपेंसेस ट्रायल में ही आ जाएं। अगर एक ट्रायल के अंदर हो तो उसकी डबल एंट्री हो चुकी है, हमें कोई एडजस्टमेंट भी सच नहीं मिली। हमारी वर्किंग्स में आज कोई क्रूड एक्सपेंस फर्दर नहीं है। तो ये फिगर 3460 फ्रॉम ट्रायल बैलेंस बस उठा के अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में प्लेस कर दें। बात सिर्फ बेटा लिखने की नहीं है, बात समझने की भी है। तो आई होप कि हम अब समझ के कर रहे हैं। ये बेटा उमर मेरे ख्याल में तो आपके लेवल पे ऐसे ही होगा, बाकी बेटा आपकी चॉइस है। अगर इंफॉर्मेशन होगी तो अकॉर्डिंगली करेंगे, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो नॉन करंट अज्यूम कर लें। फिगर्स फाइनल करें, किसी फिगर के बारे में इंफॉर्मेशन अगर कंफ्यूजन है, कोई मसला है तो प्लीज पूछिएगा। आई होप कि आपका क्वेश्चन मेरे से पहले कंप्लीट हो गया हुआ है। बेटा इंशाल्लाह मैं अभी ढूंढ देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में कि ट्रेड रिसीवर्स तो है ही नहीं या है, तो आप उसकी टेंशन ना लें। सलमान साहब मैं अभी देख देता हूँ। बेटा उमर आपके क्वेश्चंस में अनफॉर्चुनेटली ये छुपा हुआ है कि आप साथ साथ नहीं पढ़ रहे। तो आपका जो क्वेश्चन आता है, मैं आपको खुदा ना खासा गुस्सा नहीं कर रहा, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे साथ साथ, इसलिए मैं गुस्सा छुपाना भी नहीं चाहता। मैं थोड़ा सा गुस्सा जरूर शो करना चाहता हूँ, क्योंकि उमर आप पढ़ाई सही नहीं कर रहे। ये सामान और भी है बेटा, आप टेंशन ना लें। बेटा सुलेमान मैं अभी ढूंढ देता हूँ, जस्ट एक मिनट। तो उमर आपकी तैयारी असल में सही नहीं है। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह के होते हैं जिसमें महसूस हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है देख के सवाल, कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा बहुत पीछे रह गया है। तो क्वेश्चंस में खौफ छुपा होता है, जिसकी वजह से मुझे खौफ ज्यादा होना पड़ता है। जी जहेब साहब, ये हमेशा मैच होना चाहिए, और अगर ये गलत है, अगर ये मैच नहीं हो रहा तो इसका मतलब यकीनन कोई गलती हुई है। मिस्टर जहेब, ये तो हमें पता है ना, एस फॉर जहेब। जी उमर इंशाल्लाह पता चल रहा है टेस्ट में। टेस्ट में तो लग पता जाना, टेंशन ना लें आप। जी बेटा आप नोट कर लिया सबने? कोई कंफ्यूजन किसी जगह? ठीक है बेटा उमर, अल्लाह करे आप पढ़ रहे हो यार, अल्लाह करे मैं आप गलत समझ रहा हूँ, उसका कोई इशू नहीं है। हाफिज शाकिब साहब इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, इंशाल्लाह में मैच करना है। तो यार साहब अगर पेपर मैच नहीं करेगा तो हम इंशाल्लाह घर आ जाएंगे, बाकी एग्जामिनर खुद से करेगा। नहीं अल्लाह करे उमर मैं गलत हूँ, मैं नहीं कह रहा कि मैं राइट हूँ। अल्लाह करे मैं गलत हूँ और आप पढ़ रहे हो, और क्या चाहिए। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह मैं शहजाद साहब इंशाल्लाह हम पूरी तैयारी करेंगे, सुबह दोपहर शाम पढ़ेंगे। पेपर में भी इंशाल्लाह मैच हो जाएगा। अगर खुदा ना खासा फिर भी मैच ना हुआ तो फिर एग्जामिनर खुद ही करेगा, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है मिस्टर शाहजाद? तो हम सुबह दोपहर शाम अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ सुबह शाम पढ़ रहे हैं, सुबह भी पढ़ना शुरू किया हुआ थोड़ा सा आपने।
और बेटा सुलेमान, ये पास पेपर के सवाल है, को खुदा का नाम लो, तो पास पेपर के सवाल खुद सॉल्व करोगे? ये सारे हम जो सवाल करें 30 पास पेपर्स और बुक के ही हैं। ट्रेड रिसीवर्स आपको बेटा मिल नहीं रहे, और किन चक्कर में पड़े हो? क्वेश्चन तो नहीं लिखा है ऐसा? कोई लिख रहा है तो प्लीज बताइएगा, डब्ल्यू लिखें अगर कोई बैलेंस शीट बना रहा। कोई लिख रहा है तो बता दो, बता रहने दे। एक मिनट ठहरिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 3 में जाइएगा। सलमान साहब, ये बेटा सुलेमान साहब, ये ट्रेड रिसीवर्स दिए हुए हैं बाय द नेम ऑफ सन्ड्री रिसीवर्स, मिल गए क्वेश्चन नंबर 3 में। ये रिसीवर्स सब दिए हुए बाय द नेम ऑफ सन्ड्री रिसीवर्स। ठीक है मिस्टर सुलेमान? और बेटा खुदा का नाम लें, सन्ड्री एक्सपेंस अगर लिखा होगा तो सन्ड्री एक्सपेंस है, और सन्ड्री रिसीवेबल अगर लिखा होगा तो प्लीज रिसीवेबल एक्सपेंस नहीं होता। यार ये किन चक्करों में पड़ जाते हो? मैंने कल एक्सप्लेन भी किया था कि सन्ड्री का सिंपली यह मतलब है कि कुछ छोटे छोटी अमाउंट्स ऑफ डेटर्स इकट्ठी हुई है। सुलेमान प्लीज बस करो यार, कुछ साथ साथ भी सुन लिया करो। सन्ड्री का मतलब एक्सपेंस नहीं होता, सन्ड्री एक्सपेंसेस का मतलब माइनर नेचर ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस होता है, सन्ड्री एक्सपेंस। लेकिन अगर सन्ड्री रिसीवेबल लिखा हुआ है तो रिसीवेबल्स का मतलब एसेट होता है, और प्लीज सन्ड्री का सिंपली मतलब यह है कि एक से ज्यादा डेटर्स के छोटे छोटे बैलेंसेस इकट्ठे हुए हैं। ठीक है मिस्टर सुलेमान साहब? देन बेटा अभी आपसे ना क्लास के बाद वो सर आपने पता किया क्या मसला? हाँ, ये बेटा रिकॉर्डेड का मैं इशू रिजॉल्व करता हूँ, दूसरा में तो नहीं आ रहा ना, सिर्फ उसी में आ रहा ना। तो मैं इशू रिजॉल्व कराता हूँ, उसकी टेंशन है। आपने अभी ना इसके बाद आपसे तकरीबन 4 o'clock अराउंड एक टेस्ट शेयर होगा। फिलहाल जो टेस्ट है ना, ये मैंने बहुत ज्यादा भी मुश्किल नहीं आपके साथ शेयर करना। जिस तरह के क्वेश्चंस हमने किए हैं उसी तरह के क्वेश्चंस ही तकरीबन आपको टेस्ट में शेयर होंगे। लेकिन ये मेरा ख्याल है 4 क्वेश्चंस, तकरीबन आपने 2 घंटे से देने हैं, 2 आवर्स। आज का दिन कल का दिन ले रहा हूं मैं, प्लीज सबने टेस्ट देना है। क्वेश्चंस मिलते जुलते होंगे, लेकिन इसलिए मिलते जुलते हैं ताकि कम से कम जो क्वेश्चंस पहले हो गए हैं उसकी प्रैक्टिस फाइनल हो जाए। फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो और डिफिकल्ट क्वेश्चन वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल टेस्ट में बहुत मुश्किल नहीं है सवाल, मिलते जुलते महसूस होंगे लेकिन सब ने सॉल्व करने हैं। यू नीड एटलीस्ट 2 आवर्स, और 2 आवर्स आज लगाएं या कल सुबह लगाएं, कल शाम तक मैं 5 बजे तक टाइम दे देता हूं। प्लीज सब लोगों ने टेस्ट सॉल्व करके भेजना है। ठीक है, कोई ना रह जाए। उसकी बेस पे मैंने फिर फर्दर डिसीजन भी लेने हैं कि कौन से बच्चे सही पढ़ रहे हैं या कौन से नहीं पढ़ रहे। अकॉर्डिंगली फिर मेरा ख्याल है कि आपके घर मेरी तरफ से कोई मैसेज भी जाने चाहिए कि बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे तो आपके डैडी से रिक्वेस्ट भी मैंने करनी है कि थोड़ा सा जरा वो भी इस हवाले से पार्टिसिपेट करें, और आप लोगों को जरा मेरी तरफ से फर्दर मोटिवेट करें। जी आप उसी तरह सबमिट करेंगे माय निशान जिस पहले करते थे। आपको नंबर अभी भिजवा दूंगा मैं, तो नंबर उसी पे फिर आपने व्हाट्सएप करना है सॉल्व करके। ठीक है निशान? नहीं, डैडी से तो ज्यादा डरना चाहिए, मेरे से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मेरे से डर खत्म हो जाएगा। ठीक है उमर? जी बेटा, इंशाल्लाह फिर कल यहीं से दोबारा मुलाकात होगी। चलिए कल 7 बजे का टाइम रख लेते हैं सर। कमरान साहब इस चक्कर में ना पड़े, जब कॉलेज ओपन होगा तो सबको पता चल जाएगा। इंशाल्लाह जिस दिन कॉलेज ओपन करना होगा इंशाल्लाह उसी दिन कॉलेज ओपन हो जाएगा, जैसी गवर्नमेंट परमिशन देगी। तो आप उस चीज की उस चीज की आप टेंशन ना लें।
तकरीबन 4 क्वेश्चन होंगे टेस्ट में, आप सब लोगों ने अटेम्प्ट करना है। कल शाम 7 बजे तक टाइम रख लें, लेकिन प्लीज जरूर सेंड करना है। कल शाम 7 बजे तक आपके पास टाइम है। अल्लाह हाफिज। ये सुलेमान, आप जरा ये हाशिम साहब के नंबर पे कांटेक्ट करें यार। ये हाशिम साहब के कांटेक्ट कॉलेज में, कॉलेज के नंबर पे या हाशिम साहब का नंबर पे जरा कॉल करके मसला रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।